नमस्कार व्यूअर्स, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बात आपकी और नमस्ते दिन में आपका स्वागत है। कल नतीजे आ रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे हरियाणा के एग्जिट पोल के बारे में, फिर सोनीपत और फिर जींद विधानसभा पर्टिकुलर क्या होने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है मलिक साहब। मलिक साहब, जो एग्जिट पोल आए हैं पूरे इंडिया के, खैर हमें ज़्यादा तो नहीं नॉलेज है, फिर भी क्या आइडिया, किसी ने 400 पार दिखाया है, 350 से कम किसी ने दिखाया ही नहीं है। एग्जिट पोल की बात करें तो एक चैनल ने, जो नेशनल चैनल है, वो सबसे पुराने चैनलों में से एक है, वो हरियाणा की 16 सीट दिखा रहा लोकसभा की, जबकि हरियाणा में 10 सीट हैं। तो 400 पार भी हो सकती है, या ताजुब ना मानो कि 600 पार नहीं किया। एग्जिट पोल पर आप भरोसा नहीं कर सकते। एग्जिट पोल कौन लोग करते हैं? जो ना पत्रकार होते, ना वो राजनीतिक वर्कर होते, ना उनकी पॉलिटिकल समझ होती। कोई कंपनियां किसी को हायर करती हैं, उनको 10 पैसे देती हैं, आपके ये मेहनताना है, आप इतने लोगों में जाइए। हो सकता है कि वो जहाँ उनको लगे कांग्रेस है, वो कांग्रेस के 10 समर्थकों से बात कर ली, या वो ऐसी जगह चले गए जहाँ बीजेपी का होल्ड है तो बीजेपी। एग्जिट पोल कभी किसी उसका नहीं होता। अगर आपको याद हो, जो पिछली बार बंगाल विधानसभा चुनाव हुए थे, तब ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल सारे के सारे ममता के खिलाफ थे और बीजेपी के हक में थे, लेकिन वो अंधे मुँह गिरे थे। एग्जिट पोल की छोड़ दीजिए, एग्जिट पोल की पोल कल खुल जाएगी, निश्चित रूप से खुल जाएगी। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की लड़ाई हुई है, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई कांग्रेस पीछे है और बीजेपी बहुत आगे है। सभी पार्टियों के, दोनों पार्टियों के सभी उम्मीदवारों को कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा है। चाहे मनोहर लाल खट्टर से बात की जाए, जो करनाल से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजय भाटिया 2019 में 5 लाख प्लस वोट से जीते थे, हाईएस्ट मार्जिन था उनका, 6 लाख था। 6 लाख। अब की बार करनाल सीट पर कांटे की टक्कर है। कड़े संघर्ष में मनोहर लाल ने को भी कड़े संघर्ष में चुनाव लड़ना पड़ा है। इसी तरह से जो बीजेपी के ऊपर सबसे मजबूत सीट है गुड़गांव, जहाँ से राव इंद्रजीत सिंह, जो अभी तक चुनाव हारे ही नहीं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। चलो, मनोहर लाल जी का तो पहला लोकसभा चुनाव है। राव इंद्रजीत भी कड़े मुकाबले में हैं। और नतीजा जो होगा कल आपके सामने आएगा। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। फीडबैक मिल रहा है कि मेवात जो क्षेत्र है वहां से वो बहुत ज्यादा बिछड़ रहे हैं और वो लीड कवर करना एक चुनौती बना हुआ है। उनके इस बारे लिए में क्या कहें? राव इंद्रजीत, जो गुड़गांव का नतीजा कल आएगा, उसमें अहम भूमिका होगी मेवात की, जहां से निश्चित रूप से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर, उन पर कम से कम जो लोग अनुमान है, जो हमारे सोर्सेज है, 2 लाख प्लस की लीड मान रहे हैं। उसके बाद बचती है गुड़गांव विधानसभा सीट, जहां पे केवल 41% पोलिंग हुई है। ये 2 फैक्टर हैं जो गुड़गांव को मुकाबले में फंसाए हुए हैं। अब सीटों पर ही आ गए तो हम भिवाड़ी में अंतर्गत, वहां पर बहुत तगड़ा मुकाबला चल रहा है। और एग्जिट पोल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर कुछ से बैलेंस दिखाया है। सभी चैनल ने 4 से 6 दोनों पार्टियों को दे दिया, 6 से 4, 4 से 6। भिवाड़ी में भी धर्मवीर सिंह और राव दान सिंह के बीच कड़ा मुकाबला हुआ है। धर्मवीर सिंह भी वो नेता हैं जिनका खासा जनाधार अपने विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में रहा है। जब वो विधानसभा लड़ते थे, विधानसभा में बड़े मजबूत लड़ते थे, और लोकसभा में बड़े मजबूत हैं। उनके खुद के वर्कर हैं, उनका खुद का एक स्टाइल है। धर्मवीर बीजेपी के, जितने बीजेपी ने प्रत्याशी उतारे मैदान में, उनमें सबसे मजबूत 3 नाम लिए गए थे: मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह और धर्मवीर। ये सबसे मजबूत जो उनके दावेदार थे, जो टिकटार्थी थे, प्रत्याशी थे, उनमें से थे। लेकिन वो भी कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। और अगर भिवाड़ी में धर्मवीर सिंह की हार होती है तो उसमें अहम भूमिका रहेगी भिवाड़ी के जो राजपूत वोटर हैं, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ ज़बरदस्त वोटिंग की है। और उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो वहाँ के तंवर हैं, राजपूत नेता हैं, उनके यहाँ पे ईडी के छापे भी पोलिंग के बाद पड़े हैं। मुझे फीडबैक जो मिला है वो ये मिला कि भिवाड़ी विधानसभा सीट से ही धर्मवीर सिंह जीत रहे हैं, बाकी जगह शायद वो कहीं ना कहीं कमजोर है। भिवाड़ी विधानसभा सीट पर भी कड़ा मुकाबला है। बहुत लीड आप नहीं कहते, क्योंकि जो राजपूत वोट हैं वो ज़्यादातर भिवाड़ी में ही हैं और राजपूतों का बड़ा होल्ड है। आपको याद हो, जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था, तब भिवाड़ी में राजपूतों ने ये दिखाया था कि राजपूत को वहाँ कमज़ोर नहीं कर सकते। राजपूत भी उसी मार्शल कौम से आते जिस तरह से जाट आते, वहाँ अच्छा खासा टकराव हुआ था। लेकिन अब की बार जब चुनाव हुए तो जो एक दरार आई थी उस टाइम पे, वो दरार अब की बार वहाँ पे पटती हुई नजर आई, कि वो दरार खत्म होती नजर आई। चलिए अब सीधे हिसार की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पर जो फीडबैक मिल रहा है कि 3 हलकों में ही जयप्रकाश को बढ़त है, बाकी में तो हिसार तो वो बिल्कुल पिछड़ रहे, वो मान भी चुके हैं, मीडिया में ही मान चुके हैं, हिसार से वो बुरी तरह से पिछड़ रहे हैं। जयप्रकाश की बात की जाए तो उन्होंने बड़ी साफ गोई से एक बात स्वीकार कर दी कि मैं 9 हलकों में से हिसार में हार रहा हूँ।
जी। मैं उससे आगे जाऊं तो हाँसी में भी वो अब हार हिसार है। पे ही रोकता हूँ, वहां पर लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ी लीड मिल रही है रणजीत सिंह को कि उसको कवर कर पाना चाहिए दिखी है जयप्रकाश के लिए। हिसार से 35 और हाईएस्ट 40, जी। ये जेपी की हार जो मुझे लग रही है। हम्म। पता नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। मैं गलत की पहले संभावना व्यक्त करता हूँ, सही की बाद में। 35-40 की जयप्रकाश की हार हिसार में पक्की है, और वो है। हाँसी में भी जयप्रकाश 15 के आसपास, 15,000 के आसपास हार रहे हैं। आदमपुर जाएं, आदमपुर जेपी कहते हैं कि मैं जीत रहा हूं, बट नहीं, आदमपुर में बीजेपी का पलड़ा भारी है। कुलदीप पे जिस तरह का बाद में दबाव आया, चाहे उनको मनाया गया, दबाव डाला गया, जो भी मतलब व्हाट्सओवर इट में भी, बट वहाँ पे उसने काम किया फिर कुलदीप बिश्नोई ने, तो वहाँ भी जेपी का पलड़ा कमज़ोर है और रणजीत सिंह का पलड़ा भारी है। बरवाड़ा में जेपी 2-4-5 हज़ार वोट से पीछे हैं। नलवा में भी पीछे हैं। जेपी के जो जीत के हल्के जो मुझे नज़र आते हैं, भवानी खेड़ा में जेपी की लीड है, 15,000 के आसपास लीड है। जेपी उचाना में अच्छी खासी लीड दे रहे हैं। उचाना में भीतर घात के बावजूद जयप्रकाश अप्रत्याशित, भीतर घात के बावजूद, अगर भीतर घात नहीं होती तो हाईएस्ट मार्जिन उचाना देता, लेकिन भीतर घात के बाद भी जयप्रकाश। सीट के बारे में बताइए, क्या लग रहा है आपको? नहीं, कांटे का मुकाबला है दोनों के बीच, रणजीत सिंह और जयप्रकाश के बीच कड़ा मुकाबला, बहुत रोचक मुकाबला है। क्योंकि आप हिसार के पुर जाओगे तो भजन लाल भी 9,500 वोट से जीत पाए थे। 6,000 दुष्यंत कुलदीप बिश्नोई जीते थे। 6,000 से कुलदीप बिश्नोई जीते थे, और दुष्यंत चौटाला भी फिर 6 हल्कों में से भजनलाल जीते थे। दुष्यंत चौटाला भी 30,000 से ही जीत पाए थे। वहां तो पर कोई हिसार में बहुत कड़े मुकाबले। जेपी जब 1989 में बने तब भी वो 20-21 हज़ार वोट से जीतते थे, हारे तो भी 17,000 वोट से हारे थे 91 में। तो हिसार बड़े कांटे के मुकाबले रहते हैं। सिरसा की तरफ बढ़ते हैं, हिसार पे ज्यादा। सिरसा देखिए, कोई भी राजनीतिक पंडित या कोई भी राजनीतिक जानकार पूरी तरह से खारिज किए हुए बीजेपी को। अशोक तंवर बुरी तरह से हार चुके हैं, वहाँ शैलजा की जीत पर कोई संदेह नहीं है। जिस तरह से रोहतक में दीपेंद्र की जीत पर किसी को कोई संदेह नहीं है, इसी तरह से सिरसा में उनकी जीत पर भी कोई संदेह नहीं है। चलिए अम्बाला की तरफ चलते हैं। अम्बाला मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बट अम्बाला में मुकाबला कांटे का मुकाबला है, जिसमें 19-21 कौन हो सकता है? 19-21 कर सकते हैं आप। देखो, बीजेपी वाले समर्थक बीजेपी को जिता रहे हैं, और वरुण चौधरी के समर्थक वरुण चौधरी को नहीं, मैं मुझे चूंकि अम्बाला के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपको सोनीपत के बारे में जानकारी है? सीधे सोनीपत पे आ जाइए, उसके बाद करनाल। सोनीपत में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, उस चुनाव में सतपाल ब्रह्मचारी की जीत लगभग पक्की है। मोहनलाल बड़ौदी की हार भी लगभग पक्की है, और उनकी जीत भी पक्की है। मैं मोटा सा बता देता हूँ, मोहनलाल बड़ौदी 2 विधानसभा क्षेत्रों में निश्चित रूप से बढ़त हासिल कर रहे हैं। सोनीपत और जींद, ये 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। शहरी क्षेत्र है दोनों शहरी क्षेत्र है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उनकी लीड आएगी। गांव में वो हार के आएंगे, शहर में वो जीत जाएंगे। क्योंकि सोनीपत में भी गांव की वोट कम है, शहर की ज़्यादा है, इसलिए उनकी लीड निश्चित रूप से आएगी। और जींद में भी यही स्थिति है कि 35 गाँव हैं, उन गांव के लगभग 50,000 वोट पोल हुए हैं, शहर के वोट बहुत ज़्यादा पोल हुए हैं। तो जींद विधानसभा क्षेत्र से सतपाल ब्रह्मचारी पीछे रहेंगे और मोहनलाल बड़ौदी आगे। लेकिन जब दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे तो 6 हल्के और 7 हल्के और बच जाते हैं। 3 आपने क्लियर दे दिए सीट अभी तक कांग्रेस की। और फरीदाबाद सीट, जहाँ से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप के बीच भी कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, यानी वन वे बताया जा रहा है एग्जिट पोल से बाजार में। तो आपकी तरफ से क्या है? फरीदाबाद लोकसभा सीट बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ रहा है। रामचंद्र बेंदा वहाँ से बीजेपी के सांसद बने, और कृष्णपाल गुर्जर लगातार वहाँ से 2 बार सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं मोदी सरकार में। कांग्रेस ने अब की बार वहाँ से महेंद्र प्रताप सिंह, जो हरियाणा के फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर रहे हैं, और वो भी बड़े गुज्जर नेता हैं, और जिनको खानदानी मतलब वो बोलते हैं। तो अब की बार कड़ा मुकाबला हुआ है। बीजेपी की जितनी आसान, बीजेपी के लिए आसान सीट जिस तरह से लोग उसको फरीदाबाद को माना जा रहा था, वो उतनी आसान कम से कम कृष्णपाल गुर्जर के लिए भी नहीं रही है। फरीदाबाद लोकसभा सीट, वहाँ पे कड़ी टक्कर कांग्रेस के महेंद्र प्रताप सिंह उनको दे रहे हैं। एज किसको मिलता दिखाई दे रहा है? अगर जिस तरह की सूचनाएं छन छन कर उधर से आ रही हैं, उसमें अगर एज मैं मेरी तरफ से एज दूं, जो गलत और सही हो सकता है, मैं गलत की पहले हमेशा संभावना जताता हूं, वो एज कांग्रेस को है, वो बीजेपी को नहीं है। उसकी भी एक वजह है कि अब की बार इस चुनाव में दर्शकों एक थोड़ा सा फर्क आपको भी नजर आया होगा। अगर आप बीजेपी के अंधभगत नहीं हैं, या आप बहुत मतलब किसी एक दायरे विशेष में ना सोचने वाले हैं, बीजेपी का वोटर
शांत रहा। बीजेपी का वोटर बहुत सारे ऐसे थे जो बीजेपी को वोट देना चाहते थे, वो मोदी सरकार भी देखना चाहते हैं, लेकिन वो वोट डालने के लिए घर से नहीं निकले। लेकिन जो बीजेपी से नाराज थे वो बूथ तक गए हैं, उन्होंने अपनी वोट डाली हैं। और कांग्रेस, इस चुनाव में कांग्रेस कहीं लड़ती हुई नजर नहीं आई, कांग्रेस के लिए लोग लड़ते हुए नजर आए। और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा जिन्होंने बोल कर भी गए हैं कि कांग्रेस की लड़ाई खुद जनता ने लड़ी है, जनता ही उनका संगठन बन गई और जनता ही उनका वर्कर बन गई। तो उसका कितना फर्क पड़ता है तो 24 नतीजों पर, ये कल साफ हो जाएगा। तो फरीदाबाद सीट में भी कड़े मुकाबले में थोड़ा सा एज कांग्रेस का मेरी अनुसार बनता है। मुकाबला बता दिया, करनाल आ गई है, मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ा है। मुकाबले में है, कड़ा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला, इजी वे नहीं है। जिस तरह से पहली बार ये हुआ था कि जब बुद्धि राजा को उनके मुकाबले खड़ा किया गया, एक तरफा है, वो संजय भाटिया जितनी जीत होगी, नहीं वो जीत बहुत दूर। अब की बार वो किसी की भी नहीं है जीत, मनोहर लाल की क्या, अब की बार किसी के पास भी इतना मार्जिन नहीं है। आपने सभी पे क्योंकि लड़ाई, मैं बता देता हूँ कि लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की, अब की बार तीसरी कोई फोर्स देखिए लोकसभा चुनाव में नहीं है। एग्जिट पोल हुए हैं, सट्टा बाजार है, अब वो गलत भी हो जाएंगे, कोई किसी पे केस नहीं करता, तो आपके ऊपर भी कोई केस करने वाला नहीं है। आप बताइए 6-4-4, 6-5-5 अपनी तरफ से। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस अपर एंड के साथ लोकसभा चुनाव में जा रही है। अपर एंड का मतलब तो 6 हो गया। मैं अपर एंड बता दिया आपको, अपर एंड है, अपर एंड। चलिए ऑडियंस, ये था हरियाणा के जो एग्जिट पोल आए हैं उनके ऊपर एक चर्चा। मलिक साहब कह रहे हैं एग्जिट पोल फेल होते रहे हैं, सच भी होते रहे हैं, लेकिन हाल ही में देखे तो फेल हुए थे। 5 जो विधानसभा थे उनमें बुरी तरह फेल हुए थे। वहाँ पर एग्जिट पोल ने कांग्रेस की सरकार दिखाई थी, राजस्थान में बिल्कुल नेक टू नेक कांग्रेस की सरकार दिखाई थी, छत्तीसगढ़ में तो 56 सीटें दिखा रहा था एग्जिट पोल, लेकिन सारा उल्टा हुआ, बीजेपी की सरकार वहाँ बनी और पूर्ण बहुमत से नहीं। मध्य प्रदेश में भी कोई 165 सीट नहीं दे रहा था वहाँ बीजेपी को, कड़ा मुकाबला था, कांग्रेस की सरकार, जबकि वन वे गया, वहाँ पे वन वे गया। तो चलिए एग्जिट पोल के ऊपर ज्यादा भरोसा मत कीजिए, हम यही कह रहे हैं। और जो एग्जिट पोल कल आ रहे हैं, एग्जिट पोल तो कल आएगा, उस पर भरोसा आपको करना ही करना। मलिक साहब ने 6-4 दिखा दिया, एक तरह से 6 कांग्रेस 4 बीजेपी। थैंक यू।